हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की जो ये हमारी क्लास है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर टीजीटी लेवल के लिए, पीजीटी लेवल के लिए और भई आपके नेट लेवल के लिए। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगी कि आपकी जो वर्षा है, जो वर्षा होती है वो कितने प्रकार से होती है, ठीक है, और कौन कौन सी वर्षा होती है। तो विद डायग्राम करेंगे हम, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा है बहुत सारे टीजीटी में भी इस तरीके से DSSS में पूछा गया है डायग्राम देके कि बताइए ये किस प्रकार की वर्षा है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो हमारी टाइप ऑफ रेनफॉल से रिलेटेड है। वर्षा को आप सभी को पता है कि वर्षा कैसे होती है। बादल बनते हैं, आफ्टर दैट जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो वर्षण होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, उसे वर्षा कहते हैं, रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर वर्षा के टाइप की बात करें तो भाई 3 टाइप होते हैं रेनफॉल की। 3 प्रकार की वर्षा होती है। एक होती है आपकी संवहनीय वर्षा, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा और तीसरी होती है वाताग्रीय वर्षा। तीनों टाइप मैं आपको फुल डिटेल में कराऊंगी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संवहनीय वर्षा, इंग्लिश में कहते हैं इसे कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, जो संवहनीय वर्षा होती है ना, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस तरीके से देखो, आप इस डायग्राम को देख सकते हो, क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे सूर्य की किरणें तेजी से पड़ी, ये देखो इधर सूर्य की किरणें पड़ रही है धरातल पर, वाटर पर पड़ रही है, ये पानी पर पड़ रही है। जब पानी पर पड़ती है तो जो पानी है वो तो वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अब जो पानी है वाष्प बन के जो ऊपर उठ गया है, उसके बाद वो पानी क्या करता है, वो पानी फिर बादलों का निर्माण करता है। क्या करता है, जो वर्षण है वो फिर आपके वाटर वेपर बनते हैं, यानी जलवाष्प बन जाते हैं। यानी देखो हमने क्या समझा, सूर्य की किरणें आई, धरातल पर भी पड़ी और पानी पे भी पड़ी। यानी वाटर वाले लेवल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो आपका वाष्पीकरण होता है, यानी पानी भाप बनकर ऊपर की ओर उठने लग जाता है। और जब पानी भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है तो वो जल की छोटी छोटी जो भाप है, जो बूंदें हैं, वो बादल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बादलों का निर्माण करती हैं। और फिर बादल जब इनका कंडेंसेशन हो जाता है, यानी ये संघनित हो जाते हैं बादल, जब ये अपने अंदर और ज़्यादा आर्द्रता को, वाटर वेपर को संभाल नहीं पाते, तो इनके अंदर से फिर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में वर्षा गिरती है। यानी देखो प्रोसेस क्या हुआ, सूर्य की किरणें से धरातल का गर्म होना और फिर गरम गरम पानी की तरफ से ये जलवाष्प ऊपर उठना, या फिर धरातल की ओर से गरम गरम हवाओं का ऊपर उठना। और ये जो गरम हवा होती है ना, हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं। और जब भी गरम हवाएं ऊपर उठती हैं तो वो क्या करती है, अपने आसपास वाले एरिया से ह्यूमिडिटी ले लेती है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता ले लेती है, और इस आर्द्रता को वो किस में छोड़ती है, फिर आपके वायुमंडल में, और फिर आगे चलकर बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। तो इस प्रकार से जो वर्षा होती है उसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। आप पढ़ सकते हो। हाँ, संवहनीय वर्षा प्राय प्रतिदिन दिन में ही होती है। यही चीज़ आप याद रखोगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि संवहनीय वर्षा ज़्यादातर कब होती है, तो दिन में होती है भाई। क्योंकि देखो सूर्य तो हमारा दिन में ही आएगा ना, सूर्य आया, उसने अपने उस किरणों से धरातल गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ, वाष्पीकरण हुआ, गर्म हवाएं ऊपर उठी, तो ये सारा प्रोसेस। और एक क्वेश्चन ये आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में यह वर्षा प्राय दोपहर के बाद देखी जाती है, इसलिए इसे वहां पर 4 बजे वाली वर्षा भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है संवहनीय वर्षा किस एरिया में देखी जाती है, आपको बेल्ट मिलेंगे ऑप्शंस में, तो राइट आंसर रहेगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। दोपहर के बाद होती है हमेशा ये वर्षा, प्राय 2 बजे के बाद ये वर्षा देखी जाती है इस एरिया में, क्योंकि सूर्य की रोशनी से धरातल को और पानी को वाष्पीकरण होने में और धरातल को गर्म होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो दोपहर के 2 बजे के बाद, और मैक्सिमम इसे 4 बजे वाली वर्षा भी कहते हैं। काफ़ी मूसलाधार वर्षा होती है गाइस, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ भी सकते हो कि इसमें दिन में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण आपका जो धरातल है वो गर्म हो जाता है, जिसके कारण धरातल के पास जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। और हवा जब भी गर्म होती है तो वो फैलती है और ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर उठती हुई ये हवा सागरों से, महासागरों से पानी जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो ग्रहण कर लेती है, और ह्यूमिडिटी ग्रहण करने के बाद फिर ये वर्षा करती है। तो इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाया हुआ भी है। इस प्रकार से आपका जल वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा, वर्षा की बूंदें, बादलों का निर्माण। तो ये जो वर्षा है इसे कहते हैं आपकी संवहनीय वर्षा। याद रखना, क्या कहेंगे इसे, संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल रेनफॉल।
धरातल का गर्म होना, गर्म हवाओं का ऊपर उठना, उसके बाद जलाशयों से और सागरों से पानी ग्रहण करना, बादलों का निर्माण होना और वर्षा होना। इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट आता है गाइस चक्रवातीय वर्षा। चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं इसे, फ्रंट रेनफॉल भी कहते हैं इसे, वाताग्री वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना इसी रेनफॉल को। इसमें क्या होगा ना, संघनन बहुत जल्दी से होता है, बहुत पानी भी बहुत यानी वर्षा जो होगी उसमें भी आपकी मूसलाधार वर्षा होगी। और उसके साथ साथ इस चक्रवाती वर्षा में ना आपके ओले भी पड़ते हैं। ठीक है, ओले यानी पानी, वो छोटे छोटे नहीं होते, ये छोटे छोटे जो आप अधिकतर देखते भी हो। और शीतोष्ण कटिबंध की बात करें ना, सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में अधिकतर जो वर्षा है वो चक्रवातीय वर्षा ही होती है वहाँ पर, क्योंकि आपके जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब आते हैं तो वो अपने साथ नमी भी लाते हैं और उसके साथ साथ हवाएं ठंडी होती हैं और ओले भी गिरते हैं भाई। ठीक है, और सिंपल वे में अगर हम बात करें, इस प्रकार की जो वर्षा होती है ना वो कुछ इस तरीके से होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर ये स्थलखंड है। आप ऐसे देख सकते हो, जैसे देखो इस प्रकार की जो वर्षा होती है, यहाँ पर से आ रही है आपकी ठंडी हवा और इधर से जा रही है आपकी गर्म हवा। तो गर्म हवा और ठंडी हवा हमेशा बिल्कुल अचानक से आपस में नहीं मिलती। ऐसा नहीं होता कि दोनों मिलके नॉर्मल हो जाएगी, नहीं। जब भी ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आती है ना तो बीच में एक दीवार बन जाती है जो इन दोनों को अलग रखती है। और इस दीवार को क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं। इस दीवार को क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं। और इसी दीवार के सहारे, इसी वॉल के सहारे जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उठेगी और ऊपर उठकर जो गर्म हवा ऊपर की ओर उठी ना आपकी, वो हवा ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करेगी और फिर वर्षा होगी। ठीक है, तो जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करेगी और उससे वर्षा होगी। यानी एक तरफ से आपका वाताग्र बन गया, फ्रंट बन गया। फ्रंटियल रेनफॉल इसलिए ही कहते हैं और चक्रवातीय वर्षा के नाम से भी ये इसीलिए जानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें आपका चक्रवातीय वर्षा भी कहते हैं, वाताग्री वर्षा भी कहते हैं। इसमें आपकी गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलेगी। कैसे डेफिनेशन देगा कि गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलेगी और एक दीवार बन जाती है। उस दीवार के सारे गर्म हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करेगी और वर्षा करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये चक्रवातीय वर्षा होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि चक्रवातीय वर्षा कैसे और होती है। तो ये आपको आपके लिए डायग्राम है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो कि वर्षा से ही रिलेटेड है। मैं बार बार ह्यूमिडिटी वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो आर्द्रता क्या होती है? तो भाई वायु में जो भी आपकी नमी होती है, जो भी जलवाष्प होते हैं, ठीक है, जो भी वाटर वेपर होते हैं, उसे ही आर्द्रता कहते हैं। अभी आर्द्रता का एक टाइप है सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है, क्योंकि किसी भी वायु में अगर सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है ना, कोई भी वायु में नमी सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो यानी वो फुल हो जाती है, फिर उसके बाद भाई वर्षा होएगी, है ना। किसी तापमान पर स्थित वायु में उपस्थित जलवाष्प और उसी ताप पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता का जो प्रतिशत होता है, जो अनुपात होता है, उसे कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। इसे याद रखना, किसी भी तापमान पर वायु में जो भी आपके जलवाष्प हैं और उसी तापमान पर और भी आपके जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता के अनुपात को किसी भी वायु की सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है ओसांक। ओसांक एक पॉइंट होता है, आपका एक बिंदु होता है या टेम्परेचर का वो पॉइंट होता है जहाँ पर वायु पूरी तरह संतृप्त हो जाए, यानी वायु में पूरी तरह से नमी भर जाए। ठीक है, अपने ओसांक पॉइंट तक पहुँच जाती है। जब भी वायु अपने ओसांक पॉइंट पर पहुँचेगी ना, यानी वो और ज़्यादा नमी नहीं ले सकती, वो फुल हो चुकी है। नेक्स्ट हिमांक। हिमांक ये सिंपल सी बात है, हिमांक पॉइंट, फ्रीज पॉइंट आप सभी जानते हो, जिस पॉइंट पर आकर जो आपकी जल की छोटी छोटी बूंदें हैं वो जमने लग जाए या पानी जम जाए, उसे कहते हैं हिमांक। नेक्स्ट होता है ओला। ओला क्या होता है? जब भी आपका कंडेंसेशन की क्रिया होती है ना, तो आपकी जो वर्षा की बूंदें हैं, बादल बनते हैं उनसे पानी की बूंदें, कई बार वहाँ का टेम्परेचर, ऊपर का टेम्परेचर माइनस में होता है और इससे वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदें थी ना वो जम जाती हैं और उनके ऊपर लेयर बाय लेयर जमती चली जाती है और उसके बाद जमने के कारण वो क्या बन जाती है? वो ओला बन जाती है, जिसे हम कहते हैं ओला। तो ये सारी चीज़ें भी आई थिंक आपको समझ में आ गई है।
नेक्स्ट आती है नंबर 3, ये है आपकी पर्वतीय वर्षा। ये किस तरीके से होती है आप इस डायग्राम के जरिए भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी जो माउंटेन होता है, जैसे आप यहाँ पर 2 माउंटेन देख सकते हो, माउंटेन का जो ये वाला ढाल होता है ना, इसे बोलते हैं पवन विमुख ढाल, सॉरी विमुख नहीं, पवन मुख ढाल। पवन मुख ढाल यानी जिस ढाल के जरिए हवा ऊपर चढ़ती है, ठीक है, यहाँ पर आपकी गर्म और आर्द्र हवा ऊपर की ओर चढ़ रही है, यानी सिंपली वे में जिस ढाल से हवा चढ़ना शुरू करती है उसे कहते हैं पवन मुख ढाल, और जिससे वो नीचे उतरती है ना उसे कहते हैं पवन विमुख ढाल, विमुख उल्टे, ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में। हमेशा एक सिंपल बात याद रखना, जब भी कोई गर्म हवा किसी भी पर्वत की पवन भीमुख, भीमुख भी बोल देते इसे, इस ढाल से ऊपर की ओर चढ़ती है ना, तो वो गर्म होते होते ऊपर नमी को भी धारण कर लेती है और फिर बादल बनाकर वर्षा कर देगी पर्वत के इस वाले ढाल पर। बट इस जो अपोजिट वाला रह गया ना, जो वो पवन है यहाँ से ऊपर चढ़ी, गर्म हो गई थी, उसमें आर्द्रता हो गई थी, तो उसने यहाँ पर बादल बना दिए और वर्षा कर दी। बट जब वो दूसरे ढाल से नीचे उतरेगी ना, तो उसके पास कुछ नहीं बचता, फिर वो क्या करती है, फिर वो सूखी रह जाती है और इस वाले एरिया में आपकी वर्षा नहीं होती। किस वाले एरिया में? इस वाले एरिया में भाई वर्षा नहीं होती, और ये पवन विमुख ढाल वाला एरिया है और यहाँ पर वर्षा आपकी होगी नहीं, और इसीलिए इसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी रेन शैडो एरिया के नाम से भी ये जाना जाता है। किस नाम से? रेन शैडो एरिया। यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती, सूखा रहता है ये वाला एरिया, क्योंकि सारी वर्षा, सारी नमी उस हवा की यहाँ पर निकल जाती है माउंटेन के इस वाले पार्ट में। तो इस प्रकार से होने वाली वर्षा को कहते हैं पर्वतीय वर्षा, ठीक है। इस तरीके से होती है आपकी पर्वतीय वर्षा। चलो पढ़ा देती हूँ। जब भी हवाओं के मार्ग में कोई भी पर्वत आ जाए तो क्या होता है, हवाएं पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती हैं और ऊंचाई के साथ साथ ठंडी होती चली जाती हैं हवाएं ऊपर, क्योंकि पर्वत तो आपके बहुत ऊंचे होते हैं और ऊपर पहुंचने पर उनके अंदर नमी फुल भर जाती है। क्योंकि देखो, जो भी हवा ठंडी होगी ना, वो अपने अंदर नमी उसके अंदर होगी, ठीक है, तो वो ऊपर उठती हुई हवा ऊंचाई तक पहुंच जाती है और अपने अंदर नमी फुल भर लेती है, और फिर उसके बाद आपका संघनन होना शुरू हो जाता है, बादल बनते हैं और फिर वर्षा होने लग जाती है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या होती है, कई बार जो आर्द्र हवाएं होती हैं, आर्द्र यानी उनके अंदर पहले से ही नमी फुल भरी हुई है, उन हवाओं को कहते हैं आर्द्र हवाएं। आर्द्र हवाओं के रास्ते में कोई पर्वत आ गया तो हवाओं का जब वो आर्द्र हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठते उठते वो गर्म होने लगती हैं और गर्म होते ही फिर वो बादल बनाएगी और फिर आपका संघनन की क्रिया होगी, यानी बादल बनेंगे, कंडेंसेशन होगा और फिर आपकी वर्षा शुरू हो जाती है। पर्वतीय वर्षा के समय पर्वतमुखी ढाल पर कपासी बादल और पर्वत विमुख ढाल पर सत्रित बादल होते हैं। ये कौन से बादल होते हैं, इनको भी थोड़ा सुन लो। कपासी बादल होते हैं भाई, जो भी वर्षा होती है ना, जो ज़्यादा गरजते हैं और काले काले बादल, कपासी बादल, और घनी वर्षा भी करते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है कपासी बादलों से, तो पर्वत मुख ढाल पर पाए जाते हैं। और पर्वत विमुख ढाल पर सत्रित बादल, ये एक पतली चादर के समान क्लाउड होते हैं और ये ज़्यादा वर्षा कुछ नहीं करते, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रिमझिम हो गई तो हो गई, वरना नहीं होगी। तो ये था आपका पर्वतीय वर्षा। अब यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान से करिएगा ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ठीक है। अब आपको दिख जाएगा। चलिए, सबसे पहले आईसो का मीनिंग समझ लेना। आईसो यानी ISO, आईसो का मीनिंग होता है समान, ठीक है, समान, किसी भी चीज़ को समान एरिया को मिलाने वाली, किसी भी चीज़ को मिलाने वाली जो समान रेखाएं होती है उन्हें आईसो लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आईसो बार, इंग्लिश में BAR लग जाता है, आईसो के बाद बार लग जाता है, तो इसे कहते हैं समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आईसो बार। ये एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे कि समान वायुदाब मिलाने वाली रेखाओं को किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन में होगा आपका आईसो बार, तो ठीक है, राइट आंसर होगा आईसो बार। नेक्स्ट होता है समुद्री की बात करें यहाँ पर हम, नेक्स्ट आती है आइसो बाथ, यानी समान समुद्री इलाकों वाली मिलाने वाली रेखाओं को आइसो बाथ कहते हैं। नेक्स्ट आती है आइसो हेलाइन, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, आइसो बार और आइसो हेलाइन जो समान लवणता वाले यानी समान खारेपन वाले एरिया को मिलाने वाली रेखाओं को आइसो हेलाइन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोथर्म, THERM, थर्म यानी तापमान, तो समान तापमान वाले एरिया को मिलाने वाली रेखाओं को
आइसोथर्म कहते हैं। नेक्स्ट आती है आइसोहाइपस। हाइपस यानी समुद्र तल से ऊंचाई वाले इलाकों को मिलाने वाली रेखाओं को, इनके लिए हम कंटूर्स लाइन खींचते थे। क्या खींचते थे? कंटूर्स यानी समोच्चय रेखाएं। ठीक है, तो आइसोहाइपस समुद्र तल से ऊंचाई और या कंटूर रेखाएं होती हैं जो कि आपकी समुद्र तल से ऊंचाई वाले एरियाज को मिलाती है। नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है आइसोनिक। आइसोनिक यानी समान समान हिम यानी बर्फ, समान बर्फीले इलाकों को या उनकी ऊंचाई को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसे आइसोनिक कहते हैं। तो गाइस ये था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था बट इम्पोर्टेंट है। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में बार बार देखे गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इन सब चीज़ों को। विद डायग्राम मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। फिर भी कोई आपको इश्यू हो, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। हाँ जी, एक बात और, अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने एजुकेशन ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट को भी समझ में आए चीज़ें और वो हमारे चैनल के साथ जुड़े। ठीक है, और पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है, कोई स्टूडेंट लेना चाहे तो वो ले सकता है। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।